A very good morning, 7th class. So, as you all know, we are doing revision work. We had done revision of chapter number 1, that is nutrition in plants, chapter number 3, fiber to fabric, and today we are going to do revision 3 of chapter number 6, physical and chemical change. So, let's start today's class. As you know, we are going to do revision in the form of question answers. So, here are some question answers that we are going to discuss, and almost all are from your course book, that is NCERT book. So, question number 1 is, when baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of a gas. Which type of changes it explain? सो क्वेश्चन ये है कि जब लेमन जूस को बेकिंग सोडा के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें से बबल्स निकलते हैं, बबल्स की फॉर्म में एक गैस रिलीज होती है, तो ये कौन सा चेंज है? एज यू नो, इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज. आपको बताया है हमने सिर्फ फिजिकल और केमिकल चेंज डिस्कस किए हैं. तो अब आप खुद सोचिए, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? इट विल बी अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है. लेमन जूस और बेकिंग सोडा जब रिएक्ट करता है तो वो बबल्स बनाता है. बबल्स कौन सी गैस के बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के, और अदर सब्सटेंस फॉर्म होते हैं. तो क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसीलिए ये क्या है? एक केमिकल चेंज है. सो इट इज़ अ केमिकल चेंज एज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस. सो हमने क्या लिखी है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल चेंज लिखी है कि एक तो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हुए हैं और दूसरा ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. वो प्रोसेस जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, वापस उल्टा नहीं कर सकते. फाइन, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन अ कैंडल बर्न्स, जब एक कैंडल जलती है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस. दोनों चेंजेस एक साथ होते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी. हमें ये चेंजेस को आइडेंटिफाई करना है और गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ, मीन्स इसी के जैसा एक और एग्जाम्पल लिखना है जिसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंज होता हो. गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ familiar process in which both the chemical and physical changes takes place. सो लेट्स कंसिडर द फर्स्ट एग्जाम्पल जो उन्होंने पूछा है कि बर्निंग ऑफ कैंडल जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज एक साथ करता है, तो आइडेंटिफाई करिए. तो जब एक कैंडल बर्न करता है तो आपने देखा होगा उसमें से जो वैक्स है, जो मोम है, वो पिघल जाता है और उसकी शेप चेंज हो जाती है. सो शेप चेंज हुई मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया. सो फिजिकल चेंज क्या हुआ यहाँ पे? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का पिघल जाना. और वहीं आपने ये भी देखा हो कि जब वैक्स जो है कैंडल की मेल्ट हो जाती है, तो क्या वो उतनी ही होती है? अगर हम उस जो वैक्स है जो मेल्ट हुआ है उसको हमने इकट्ठा करके दोबारा बर्न करके, क्या हम उतने ही साइज़ की कैंडल बना पाते हैं? नहीं बना पाते. तो जो बचा हुआ वैक्स है वो कहाँ जाता है? जो बचा हुआ वैक्स है वो किस में हेल्प करता है? बर्निंग ऑफ कैंडल में. सो बेसिकली बर्निंग ऑफ वैक्स क्या हुई? केमिकल चेंज हुई. क्योंकि जब वैक्स बर्न करता है तो क्या न्यू सब्सटेंस बनता है? लाइट एंड हीट. फाइन. सेकेंड एग्जाम्पल जो उन्होंने बोला है कि फेमिलियर, इसी से मिलता जुलता का एग्जाम्पल लिखिए, दैट इज ईटिंग फूड. जब हम खाना खाते हैं, सपोज आपने एक एप्पल खाया है, तो एप्पल को जब हम बाइट करते हैं उसकी शेप चेंज हो जाती है. सो दैट विल बी अ फिजिकल चेंज, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स. जो बड़े फूड पार्टिकल्स है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, फिजिकल चेंज हुआ. उसके बाद उस खाने को प्रॉपरली डाइजेस्ट करना, जो कि हम चैप्टर 2 में प्रॉपरली पढ़ चुके हैं. जो फूड है वो किस किस में टूटेगा? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स. सो जब एक बार वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाएगा तो क्या हम उसको दोबारा फूड बना पाएंगे? नॉर्मल जो हमने बाइट ली थी, नहीं बना पाएंगे. सो दैट इज़ अ केमिकल चेंज. सो ईटिंग फूड में फिजिकल चेंज क्या हुआ? ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स. एंड केमिकल चेंज में डाइजेशन ऑफ food. I hope you all are clear till here. Now let's jump to question number 3.
Question number 3. How would you show that setting of curd is a chemical change? आप कैसे ये बता सकते हैं या ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो दही का जमना होता है वो एक केमिकल चेंज। सो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि बताइए ये केमिकल चेंज क्यों है या ये फिजिकल चेंज क्यों है, तो आप उस चेंज की प्रॉपर्टी को लिखेंगे। तो इसमें पूछा गया केमिकल चेंज क्यों है, तो आप यहाँ केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। लाइक setting of curd is a chemical change due to the following reason. First, new substance form. आपने दूध पिया होगा, टेस्ट करते हैं तो दूध का टेस्ट और दही का टेस्ट बहुत अलग अलग होता है। दूध जहाँ मीठा होता है, कर्ड वहीं खट्टा होता है। सो बेसिकली क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। सेकेंड, इरिवर्सिबल प्रोसेस। हम दूध से दही जमा सकते हैं, पर क्या आप दही को वापस दूध बना सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। दैट्स वाई इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स इस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया है। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। मतलब बर्निंग ऑफ वुड या फिर वुड को स्मॉल पीसेस में कट करना दो डिफरेंट चेंजेस क्यों होते हैं? सो लेट्स फर्स्ट एक्सप्लेन बर्निंग ऑफ वुड. बर्निंग ऑफ वुड इज़ अ केमिकल चेंज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. अब कोई भी चीज़ को बर्न करते हैं तो राख बनती है, ऐश बनता है, एंड दैट इज़ अ न्यू सब्सटेंस. सो इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है. इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आप ऐश को दोबारा वुड नहीं बना सकते हैं. और ऐश बनने के लिए मतलब बर्निंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की, हीट एनर्जी की. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी भी हुआ. सो दीज थ्री आर द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज. नाउ next come to cutting of wood is a physical change due to the following reasons. First, no new substance form. आप वुड लेते हैं और उसको कट करते हैं तो वुड कट करके भी वुड ही रहेगा, कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनेगा. तो ये फिजिकल चेंज है जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है. सेकेंड, नो रिलीज एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. आपको वुड को कट करने के लिए उसको कोई एनर्जी ना ही देनी है, मतलब ना ही तो उसे बर्न करना है, ना ही ऐसा होगा कि आपने उसे कट किया तो वो गर्म हो जाएगा. तो बेसिकली हीट एनर्जी कहीं भी यूज़ ही नहीं होगी या फिर रिलीज़ ही नहीं होगी. एंड थर्ड, चेंज कौन सी प्रॉपर्टी में होगा? सिर्फ शेप में और साइज़ में. तो जब कभी भी चेंज होता है शेप एंड साइज़ में, दैट इज़ फिजिकल चेंज. करेक्ट. Now next question is describe how crystals of copper sulfate are prepared. ये आपको एक्टिविटी भी करवाई थी, प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कि एक फिजिकल चेंज है. इसका एग्जाम्पल करवाया गया था. सो व्हाट इज़ द प्रोसेस? एक बीकर लेना है, टेक अ बीकर एंड उसके अंदर एक कप फुल बॉटल लेना है, मतलब एक कप पानी लेना है. फिर उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. फिर उसे हीट करेंगे. हीट करने के बाद स्टरर, मैंने आपको याद हो तो स्टरर बताया था, जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन को हिलाते हैं. केमिस्ट्री लैब में हम ग्लास रॉड्स यूज़ करते हैं. तो आप उसे हीट करेंगे और हिलाते रहेंगे. जैसे ही कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है वो मिक्स हो जाएगा, आप उसमें थोड़ा सा और पाउडर डालेंगे और उसे फिर से हिलाएंगे. ये प्रोसेस जब तक करना है जब तक कि उसमें सॉल्यूशन घुलना बंद ना हो जाए. फाइन. जब तक उसमें बिल्कुल वो सोल्यूशन घुलना बंद ना हो जाए. जैसे चीनी आप लेमनेड बनाने के लिए घोलते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है, घोलते रहते हैं, चीनी डालते रहते हैं तो थोड़ी सी बच जाती है. कुछ ऐसा ही यहाँ होना चाहिए. कॉपर सल्फेट का आप इतना पाउडर डालो कि वो घुलने के बाद भी बच जाए. फाइन. इसके बाद हम उसे फ़िल्टर कर लेंगे, फ़िल्टर पेपर से छान लेंगे. छानने के बाद आप उसे ठंडा करने के लिए सोल्यूशन को रात भर के लिए छोड़ेंगे और जब आप सुबह आएंगे तो उसमें क्रिस्टल्स बने हुए होंगे. फाइन. So till third point I have explained. Heat the water, add copper sulfate powder slowly
वाइल स्टरिंग, स्टर करते हुए उसमें कॉपर सल्फेट डालेंगे। ऐड टिल नो मोर पाउडर डिज़ोल्व, जब तक करेंगे जब तक उसमें और पाउडर डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए। फिल्टर द सोल्यूशन, सोल्यूशन को फिल्टर करेंगे और उसे ठंडा होने के लिए थोड़े समय तक छोड़ देंगे। सो दिस इज़ द डायग्राम। बीकर, बीकर में स्टरर है, बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट पाउडर है, वाटर है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर घुलना बंद हो जाएगा, हम उसे फ़िल्टर करेंगे। जो सोल्यूशन आएगा उसको चाइना डिश में ठंडा होने के लिए रखेंगे और रात भर में मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13 आवर्स के बाद वो ठंडा हो जाएगा, उसमें क्रिस्टल्स बन जाएंगे एंड वी विल गेट प्योर crystals of copper sulfate. So this activity we will try to do in class as well. This is very interesting activity and students loved to do so. Fine, so we will also try once our school will be open. We will definitely try to do it. Now let's come to another question, question number 6. Explain how painting of an iron gate prevents it from rusting. कि पेंटिंग जो है आयरन गेट को अगर हम पेंट करते हैं तो वो रस्टिंग से कैसे बचाती है। इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था रस्टिंग के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। तो अगर हम मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन को आयरन तक पहुंचने ही नहीं देंगे तो ऑब्वियसली रस्टिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर पेंट क्या है, एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, एक रुकावट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हम उसे पेंट कर देंगे तो ये क्या रोकेगा, कॉन्टैक्ट रोक देगा एयर का एंड मॉइस्चर का जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। सो बाय पेंटिंग आयरन गेट वी प्रिवेंट इट्स कॉन्टैक्ट फ्रॉम द एयर एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन atmosphere. Last question of today's class is question number 7. Explain why rusting of iron object is faster in coastal area than in desert. Means जो समुद्री इलाके हैं, जो नदी के किनारे इलाके होते हैं, वहाँ पर जंग जल्दी लग जाता है, बल्कि अगर हम रेगिस्तान में जाएं तो वहाँ इतनी तेज़ी से रस नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि कोस्टल एरिया में क्या है, एयर में अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रस्टिंग ज़्यादा होगी। लेकिन डेजर्ट एरिया में क्या है, एयर में अमाउंट ऑफ वाटर कम है, इसकी वजह से रस्टिंग काफ़ी स्लो है। सो ड्यू टू मोर मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर इन कोस्टल एरिया रस्टिंग इज़ फास्टर देन डेजर्ट। क्योंकि कोस्टल एरिया के एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मॉइस्चर है इसीलिए वहाँ रस्टिंग फास्ट होती है। फाइन, so with this I am ending up my today's class and it's my humble request to please do assignments neatly, write down all assignments question together, start learning things, submit your assignment in very beautiful handwriting on the same day of the class so that I can give you good grades. Late submission obviously will get less grades. So if you want to get good grades, अगर आप चाहते हैं आपको अच्छे से मार्क्स मिले, so please try to submit your assignments on the same day of the class and submit assignments regularly. ऐसा नहीं होना चाहिए that we have to call you and remind you that these assignments are pending. No, it should not be like that. Please make a habit of sending assignments on the same time. So with this note, I am ending up my class. Take care, stay healthy, enjoy your holidays, eat healthy food and keep studying. Bye.